नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने वैलेंसी संयोजकता एवं आयोनिक बॉन्ड को या वैद्युत संयोजी बंधों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम जो अन्य केमिकल बॉन्ड हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं रासायनिक बंध से। देखिए, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, साथ ही साथ जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है उसे ही हम परमाणु या एटम कहते हैं। अब जो परमाणु है वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, और अणु आपस में मिलकर क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है। तो चूंकि परमाणु क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिस बल के द्वारा आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं या अणु बनाते हैं, उस बल को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक आबंध या रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं या परमाणु जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, उसी ही आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। राइट। और हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये समझा था कि प्रत्येक तत्व के जो परमाणु हैं, राइट, तत्वों के परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही जो है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं, और उससे ही रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। अब जो रासायनिक आबंध है या केमिकल बॉन्ड है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर वैद्युत संयोजक बंध, या जिसको ही क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके विशेषताएं भी हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। अब हम यहाँ पर सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध और साथ ही साथ हाइड्रोजन बंध, इन सब के बारे में भी जो है इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर सहसंयोजक बंध से। राइट। देखिए, वह बंध जो समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। राइट। अब इसकी तुलना करते जाना। देखो, वैद्युत संयोजक बंध में क्या था? जो वैद्युत संयोजक बंध है, राइट, वह बंध जब एक तत्व, राइट, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? आदान प्रदान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो वहां पर वैद्युत संयोजन या फिर कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। तो जब एक तत्व जो है किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा तत्व उससे ग्रहण कर लेता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो जो बंध बनता है वो विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध बनता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ना हो, केवल और केवल दोनों तत्वों के परमाणु जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की क्या करें? साझेदारी करें, तो साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। राइट। तो वह बंध जो समान या असमान तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से निर्मित होता है, उसे ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। राइट। और जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनता है उन यौगिकों को ही क्या कहा जाता है? सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। अब सहसंयोजक यौगिक जब बनते हैं तो जो तत्व हैं वो अपना अष्टक कैसे पूरा करते हैं? तो दरअसल क्या है कि जो सहसंयोजक बंध बनाने वाला जो प्रत्येक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ही प्रत्येक तत्व जो है अपनी निकटतम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है या अपना अष्टक को जो है पूर्ण करता है।
अब जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, राइट। सिंगल, फिर क्या हो जाएगा डबल, और क्या हो जाएगा ट्रिपल, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध, फिर द्विसहसंयोजक बंध, और क्या हो जाएगा त्रिसहसंयोजक बंध। अब हम यहाँ पर एक एक कर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। देखिए, जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना, राइट। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, राइट, किसी एक तत्व का, जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का एक परमाणु, राइट, और सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहां पर टोटल कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं? एक जोड़ी, राइट। तो इसकी एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि जब सहसंयोजक बंध बनने में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे ही एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, जब सहसंयोजक बंध बनने में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको ही एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन कि क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं, या दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, अर्थात दोनों परमाणु, राइट, दोनों परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो उसे ही एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? H2 का बनना। तो अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन में यहाँ पर इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो कितने जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ही जो बॉन्ड बनेगा वो जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। और एकल सहसंयोजक बंध को एक छोटी रेखा के द्वारा जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ये H और H, इसमें यहाँ पर जो एक रेखा है इसके द्वारा एकल बंध को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। या हम जिसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, राइट, OF2। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के जो बाह्यतम कक्ष है उसमें संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 6 हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अर्थात ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। और अगर हम देखें यहाँ पर फ्लोरीन, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2p5। इसका मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए? 1। तो समझते हैं कि बॉन्ड कैसे बनेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो F में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 7 हैं, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये जो बॉन्ड है और एक ये जो है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और जो है फ्लोरीन उसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? साझेदारी की जरूरत होती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन से 2 जो फ्लोरीन के एटम जुड़ जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से FOF जो है वो क्या होगा? बॉन्ड का क्या होगा? निर्माण होगा, राइट। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर द्विसहसंयोजक बंध। तो एक तो वही है कि जब सहसंयोजन में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको द्विसहसंयोजक बंध या डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
या फिर जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणु अपने दो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में राइट दोनों परमाणुओं के दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग लेते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वह डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। राइट, अर्थात दोनों परमाणु अपने दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं। राइट, दोनों जो है परमाणु अपने दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं, तो उसे ही द्विसहसंयोजक बंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का बनना हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो अंतिम कक्षा होता है राइट, उसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो वो कितनी होती है, इसकी 6 होती है। राइट, अर्थात ये है कि ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, राइट सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। राइट, तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अब संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं ये, और इसमें भी क्या होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो कण हैं वो यहाँ पर कितने, दो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, मतलब इस ऑक्सीजन के 2 और इस ऑक्सीजन के 2। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके जो बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है हम इसको डबल रेखा के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के दो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के, 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के, अर्थात जब दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर डबल बांध बनता है, जिसको इस तरीके से 2 रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। राइट, अब हम बात करते हैं त्रिसहसंयोजक बंध की या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो जब सहसंयोजक बंध बनने में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या फिर जब सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं के 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अर्थात दोनों परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणु से करते हैं, तो वहां पर त्रिसहसंयोजक बंध बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का बनना। राइट, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो 1s2 2s2 राइट, और 2p क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। हाँ, तो इसके जो अंतिम कक्ष है, बाह्यतम कक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और संख्या है। इसीलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो 5 यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये तो नाइट्रोजन के जो 3 कण हैं वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 3 जो है इनके बीच में क्या हो रही है, भागीदारी हो रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसको 3 रेखाओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इस नाइट्रोजन के परमाणु के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में इनकी क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। तो इसके पास में 5 पहले से थे और 3 की इसने साझेदारी कर ली, तो इसका अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा और इसका अष्टक भी पूर्ण हो जाएगा, और इनके बीच में जो है ट्रिपल सहसंयोजक बंध का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का बनना डबल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका उदाहरण है। फिर नाइट्रोजन का बनना ट्रिपल कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तीनों ही सहसंयोजक बंध थे, एकल, द्वि और त्रि, तीनों सहसंयोजक बंधों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। राइट, अब हम यहाँ पर जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनके बारे में हम विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध होता है उन्हें ही सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के गुण या विशेषताएं मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो हम उनको यहाँ पर समझते हैं।
देखिए सहसंयोजक यौगिकों के मध्य कमजोर अंतर आणविक बल कार्य करता है। अगर हम देखें तो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिकों के बीच में मजबूत विद्युत संयोजक आकर्षण बल कार्य करता है, इसीलिए उन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। यही वजह थी कि जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, लेकिन सहसंयोजक यौगिकों के मध्य कमजोर अंतर आणविक बल कार्य करता है। राइट, यही कारण है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से इन यौगिकों के जो क्वथनांक हैं एवं गलनांक हैं वो आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, निम्न होते हैं, और साथ ही कमजोर अंतर आणविक बल कार्य करता है। यही कारण है कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये सामान्य ताप पर या तो गैस अवस्था में या द्रव रूप में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये गैस अवस्था एवं लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, और जबकि हमने देखा था कि जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं वो ठोस रवेदार होते हैं, अर्थात जो है दृढ़ होते हैं, वहीं ये जो है गैस एवं द्रव रूप में पाए जाते हैं। साथ ही ये बहुत ही कम ऐसे, तो सामान्य ताप पर ये गैस द्रव होते हैं, परंतु इनमें से बहुत ही कम ऐसे सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो कि सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। इनके उदाहरण में आप याद रखें यूरिया एवं चीनी, इनमें सहसंयोजक यौगिक पाया जाता है जो कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। साथ ही इनके जो है ये कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं, और अगर हम देखें तो ये किसी विलायक में घुलने पर आयनिक नहीं होते हैं, अर्थात ये जब हम इनको घोलेंगे तो ये आयंस नहीं देंगे, और इस वजह से ये सामान्य ताप पर या ठोस अवस्था में भी कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था या विलयन में भी कुचालक ही होते हैं। जबकि जो आयनिक बंध हैं वो जैसे ही विलयन में घुलते हैं तो आयन बन जाते हैं। तो इसी वजह से जो विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो द्रव अवस्था में या विलयन में सुचालक होते हैं, जबकि ये विलायक में नहीं घुलते हैं। इस वजह से ये गलित अवस्था या फिर विलयन में या द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते ही हैं। साथ ही साथ ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये अध्रुवीय विलायकों जैसे क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि में तो विलेय होते हैं, परंतु जो ध्रुवीय विलेयक है, ध्रुवीय विलायक है, जैसे क्या हो जाएगा जल, जैसे क्या हो जाएगा अमोनिया, इनमें क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं। तो ध्यान रहे सहसंयोजक यौगिक जो अध्रुवीय विलायक हैं इनमें तो क्या होते हैं, विलेय होते हैं, परंतु ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं या घुलते नहीं है। परंतु इनमें से भी जो कुछ सहसंयोजी यौगिक है जो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। उदाहरण के रूप में क्या हो जाएगा, शक्कर। कहने का मतलब ये है कि जो चीनी है वो पानी में क्या होती है, घुल जाती है। तो ये जो है ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, परंतु चीनी इसका एक ऐसा सहसंयोजक यौगिक है जो कि ध्रुवीय विलायक पानी में क्या होता है, घुल जाता है। और ये जो बंध है ये कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, राइट। अब तीसरा हो जाएगा उप सहसंयोजक बंध। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है विद्युत सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजक बंध एवं सहसंयोजक बंधों के दोनों के ही परस्पर गुणों से सम्मिलित होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होती है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी होता है, राइट। हमने देखा था कि जो आयनिक बंध होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो उप सहसंयोजक बंध वे बंध होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी होती है और उसका आदान प्रदान होता है, अर्थात जिस जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसकी ही क्या होती है, आदान प्रदान हो जाता है। तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात हम इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो क्या होगी कि देखिए जब परमाणुओं के मध्य, राइट, जब परमाणुओं के मध्य साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्राप्त होता है या एक जो है परमाणु उसको प्रदान कर दिया जाता है तो उसे ही उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, राइट।
तो केमिकल बॉन्डिंग में जब परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का केवल एक परमाणु द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है, या एक परमाणु को प्राप्त हो जाता है, तब जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, राइट। और उप सहसंयोजक बंध को एक तीर के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और जो तीर की पूंछ है वो हमेशा दाता की ओर, किस ओर होती है, दाता की ओर होती है, और सिर किस ओर होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही ही होता है। तो इसमें जो उप सहसंयोजक बंध होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो पूंछ है, ये वाला भाग, ये किस ओर रहेगा, जो दाता है, और जो सिर है वो किस ओर रहेगा, जो कि ग्रहण करता है। अगर हम देखें तो जैसे ये एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अगर बी को दिया जा रहा है, राइट, तो यहां पर ए क्या हो जाएगा, दाता, और बी क्या हो जाएगा, ग्राही। तो हम लिखेंगे ए के तीर लगाकर ए तीर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें तो अमोनिया क्लोराइड का क्या हो जाएगा, बनना हो जाएगा। तो जो यहाँ पर अमोनिया है, दरअसल ये 3 यहाँ पर लोअर में आएगा, राइट। तो अमोनिया NH3, अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड से बनता है तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो अमोनियम क्लोराइड का जो बनना है वो उप सहसंयोजक बंध का क्या होता है, उदाहरण होता है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले NH4+ का क्या होता है, आयन बनता है, राइट। जैसे ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर NH4+ का आयन और Cl क्या होगा, माइनस का आयन बनेगा, अर्थात अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन बनता है। और इस अभिक्रिया में जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म H+ से क्या करता है, साझा करता है, राइट। तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन आयन है, राइट, अमोनिया का ये जो हो जाएगा NH3, इसका जो नाइट्रोजन, एक तरीके से अगर हम देखें तो हाँ, अमोनिया का जो नाइट्रोजन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म H+ से क्या करता है, साझा करता है, जिससे क्या बनता है, अमोनियम NH4+ का आयन बनता है। और NH4+ आयन बनने में उप सहसंयोजक बंध होता है। क्लियर, आपको बात समझ में आई। जो उप सहसंयोजक बंध है उसका उदाहरण हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें से जो NH3 है और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, ये जब मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इसमें जो NH3 का, जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म H+, राइट, इसके ये भी क्या होता है, 2 भागों में टूटता है, H+ का और क्या हो जाएगा, Cl- का। तो अमोनिया का नाइट्रोजन जो परमाणु है वो, ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ये H+ आयन से क्या करता है, साझेदारी करता है, राइट। और उससे क्या बनता है, NH4+ का, अर्थात अमोनियम आयन बनता है। तो जो अमोनियम आयन है वो किसका है, उप सहसंयोजक बंध का क्या होता है, उदाहरण होता है। और फिर ये जो क्लोरीन नेगेटिव है तो ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, फिर विद्युत संयोजक बंध बन जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अमोनियम क्लोराइड आयन का बनना उप सहसंयोजक बंध का क्या है, उदाहरण है। अब हम यहाँ पर जो उप सहसंयोजक बंध है या उप सहसंयोजक यौगिक हैं उनके गुणों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चीज तो उप सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं। तो देखिए, वे यौगिक उन जिनमें उप सहसंयोजक वध पाया जाता है उनको ही उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। और इसके गुण या विशेषताएं 5 नंबर में पूछी जाती है, तो हम इनको यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके गुण सहसंयोजक बंध एवं विद्युत सहसंयोजक यौगिकों के बीच में ही होते हैं या मध्य में ही होते हैं, राइट। तो इनके जो गुण है वो विद्युत सहसंयोजक, जो विद्युत संयोजक बंध है, राइट, या जो सहसंयोजक बंध है उनके मध्य में ही स्थित होते हैं,
ये इनकी पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी क्या है कि ये जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं ये जल में वियोजित नहीं होते हैं, ये जल में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इनके विलयन में भी आयन नहीं होते हैं। यही कारण है कि ये सामान्य अवस्था पर साथ ही साथ विलय या गलित अवस्था में या विलयन में भी विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। राइट। अब अगर हम बात करते हैं इनके क्वथनांक की और गलनांक की, तो हमने देखा है कि जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं इनके बीच में प्रबल वैद्युत संयोजक आकर्षण बल कार्य करता है, इसीलिए इनके जो है क्वथनांक एवं गलनांक सबसे अधिक होते हैं, और इनके मध्य में दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए इनके निम्न होते हैं। तो जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके क्वथनांक एवं गलनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों से इनसे क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। राइट। ये जल में कम घुलनशील परंतु जो अध्रुवीय विलायक हैं उनमें क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और इस बंध की प्रकृति भी कैसी होती है, दिशात्मक होती है। यही कारण है कि इनके अणुओं की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, और इन यौगिकों में भी समयावता जो है वो प्रदर्शित करने की संभावना होती है। तो ये भी समयावता को प्रदर्शित करने की संभावना होती है। तो ये हमने यहाँ पर इन तीनों बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर ये प्रश्न जो है हम समझते हैं कि क्या किसी एक यौगिक में आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड एवं उप सहसंयोजक बॉन्ड उपस्थित होता है। हाँ, तो जिसमें से दो बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें दोनों ही क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यौगिक जिनमें विद्युत संयोजक, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीन प्रकार के बंध पाए जाते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, दरअसल ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नीचे नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो देखिए, तो इनमें से जो अमोनियम क्लोराइड है उसका हम उदाहरण यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक जो बंध है वो अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो हम समझते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो सबसे पहले तो ये जो है ये किसमें, H+ और Cl नेगेटिव में क्या होता है, टूटता है। राइट। और यहाँ पर जो है अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु, अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म किससे, H+ से क्या होता है, साझा करता है, और इसी साझेदारी से ही तो क्या बनता है, अमोनियम आयन। राइट। अमोनियम आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात अमोनियम आयन के निर्माण में उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है। फिर जो NH4 आयन है इसमें तीन जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। राइट। जबकि एक हाइड्रोजन उप सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। अगर हम समझें यहाँ पर तो नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में जो है तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। इसीलिए जो NH3 है, अमोनिया है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसमें से नाइट्रोजन का जो परमाणु है, राइट, वो तीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और उनसे इलेक्ट्रॉन जो है साझा करता है। तो जो अमोनिया है, राइट, तो NH4+ आयन में अगर हम देखें तो तीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जबकि एक जो है वो उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि इसमें क्या है, सहसंयोजक बंध भी होता है। क्लियर, समझ में आया। NH4+ आयन जो अमोनियम आयन है उसमें उप सहसंयोजक बंध होता है, और इसमें से भी जो तीन हाइड्रोजन आयन है वो नाइट्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध के माध्यम से, और एक जो हाइड्रोजन प्लस आयन है इससे
जो है उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जो है क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो जो NH+4+ आयन है, जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा NH+4 आयन, और ये फिर किससे जो है क्रिया करेगा, Cl नेगेटिव से होगा। तो इस वजह से क्या होगा, NH4Cl बनेगा। अर्थात इनके बीच में यहाँ पर वैद्युत संयोजक जो बंध है ये भी क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों बंध कौन कौन से, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजी बंध, ये तीनों ही अमोनिया क्लोराइड में होते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया क्लोराइड में वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, ये तीनों ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर एक और उदाहरण किसका हो जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड। तो ध्यान रहे, अमोनिया क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड ऐसे यौगिक हैं जिनमें वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के जो है वो बंध पाए जाते हैं। साथ ही हम कुछ और उदाहरण समझते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, फिर ओजोन हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिनमें सहसंयोजक और उप सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। फिर ऐसे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजी या सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइनाइड हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इत्यादि, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हाइड्रोजन बंध। तो देखिए हाइड्रोजन बंध क्या होता है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है कि किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, राइट, तो किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, वैद्युत ऋणात्मक परमाणु मतलब जैसे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा या नाइट्रोजन हो जाएगा। तो किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, राइट, तो वैद्युत ऋणात्मक परमाणु या तो उसी अणु का हो सकता है या किसी दूसरे अणु के हो सकता है, के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगी यहाँ पर परिभाषा। तो किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण पर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, प्रोटीन, DNA और RNA हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन बंध है ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ध्यान रखें यहाँ पर हाइड्रोजन बंध 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जब ये 5 नंबर में आएगा तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की एक तो ये जो है डेफिनेशन दे देंगे, कुछ उदाहरण और फिर हाइड्रोजन बंध के प्रकार। तो हाइड्रोजन बंध के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, राइट। एक हो जाएगा अंतर आणुक, राइट। अंतर अणु का मतलब क्या होगा कि जब हाइड्रोजन बंध 2 या अधिक अणुओं के बीच में बनता है, राइट, तो इसे अंतर अणुक क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, राइट। और जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के, तो अंतर क्या है वो समझना, जब हाइड्रोजन बंध 2 या अधिक अणुओं के मध्य, मतलब एक अणु और दूसरा अणु दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो जब हाइड्रोजन बंध 2 या अधिक अणुओं के मध्य बनता है तो उसे अंतर अणुक या इंटरमोलिक्यूलर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, H2O, राइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, अमोनिया, H2O2, C2H5OH, राइट। फिर दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के, राइट, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के बीच में बनता है तो इसे अंतरा या इंट्रामोलिक्यूलर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे DNA हो जाएगा, RNA हो जाएगा और प्रोटीन हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ऐसे यौगिक
जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, राइट। तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उनके गुण, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का प्रभाव भी कह सकते हैं और गुण भी कह सकते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है या हाइड्रोजन बंध का प्रभाव या गुण, इसको समझते हैं। सबसे पहला जो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जो कि दो या दो से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में क्या होता है, लगता है। जब दो या दो से अधिक अणुओं के परमाणुओं के बीच में अंतर अणुक जो हाइड्रोजन बंध होता है, उसके कारण ही जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है या जल है, ये कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक, राइट, और H2S ये क्या है, गैस है। तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ही हाइड्रोजन फ्लोराइड और जल क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इसके साथ ही जिन यौगिकों में ये अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधों की संख्या अगर ज्यादा होगी, अगर किसी यौगिक में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्यादा होगी तो उनकी तरल की संयानता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। साथ ही साथ जिन यौगिकों में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है उनके क्वथनांक व गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दो चीजें याद रखनी है, अंतर अणुक जो हाइड्रोजन बंध है उसकी वजह से क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, तरल की संयानता भी क्या होती है, अधिक होती है, और इसी वजह से जो जल है वो कैसी होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये है यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के प्रभाव या गुण। इसके साथ ही हमने जो है रासायनिक बॉन्ड को या केमिकल बॉन्ड को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।